के लिए बहुत, और खासकर जेन जी के लिए जो बहुत कारगर है, जो प्रभु श्री राम ने हमको सिखाया है, वो ये है, एक्सेप्ट द चैलेंज। जब माता कैकेयी ने ये निर्णय लिया राजा दशरथ के साथ कि प्रभु श्री राम को 14 साल के लिए वनवास जाना है और भरत को राजा बनाना है, तो आपको पता है ये न्यूज सुन के प्रभु श्री राम दुखी नहीं हुए बल्कि खुश हुए। उन्होंने बोला, मां कल्याण कर दिया आपने। सबसे बड़ी बात, पूरे देश का भ्रमण करने मिलेगा। आई ट्रैवल माय एंटायर कंट्री एंड लर्न। दूसरा, प्रबुद्ध ऋषियों का समागम मिलेगा। उस समय ऋषिज आर लाइक इंसाइक्लोपीडिया। अभी हम जबलपुर में बैठे हैं, अभी आपको नहीं पता कि देश के किस कोने की किस संस्कृति का कितना बड़ा साहित्य। आज मुझे भी पहली बार गायत्री परिवार में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मंदिर के सामने से कई बार निकला हूँ, आज सौभाग्य मिला अंदर आने का। और जो मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पे जो मतलब कहना चाहिए मोटिवेशन दे रहा है वो ये कि यहाँ तो मैं साहित्य जरूर पढ़ना चाहूँ। तो दूसरा चैलेंज ये था कि भाई उन्होंने ये देखा कि ऋषियों का समागम मतलब मेरे ज्ञान में वृद्धि, और तीसरा थे तो वो प्रभु श्री राम, उन्हें ये पता था कि धर्म की स्थापना होना है, तो द टाइम कम व्हेन वी आर गोइंग टू टेस्ट, हम टेस्ट के लिए तैयार हैं। उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा अर्जित की। अपन सब स्कूल कॉलेज जाते हैं, राइट? उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा अर्जित की। गुरुकुल की शिक्षा ऐसी होती थी कि जंगल में सारे बच्चों को एक साथ एक जैसा रहना पड़ता था। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई राजा का बेटा नहीं, कोई कुटिया में रहना, सब बराबर। सब गुरु की सेवा करते थे, जंगल जाते थे, लकड़ी काटते थे। तो ये ट्रेनिंग थी। ये 14 साल का जो वनवास था, ये उस ट्रेनिंग का टेस्ट था। देखो, आपने एक मेहनत की, आपने एक शिक्षा ग्रहण की, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग किया, लेकिन नौकरी कर रहे हैं बैंक में, तो फिर इंजीनियरिंग क्यों किया? तो जिसकी शिक्षा ली उसका ही आपने प्रैक्टिस शुरू कर दिया जब आप 14 इयर्स उस जर्नी में निकले। तो उन्होंने ये सारी चीजें स्वीकार की। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, चैलेंजेस मेक मेन आउट ऑफ बॉयज। आपने इंस्टाग्राम में रील्स में देखा होगा, बिहेव लाइक अ मैन, बिहेव लाइक अ मैन, बिहेव लाइक अ मैन, राइट? अब वो समय गया कि अब हमारे अंदर एक लड़कपन आ गया था, हम एक लड़कपन में जी रहे थे। अब समय आ गया है कि अब हमें आगे बढ़ के देश की, परिवार की, समाज की जिम्मेदारियों का वहन करना है। तो उसका वहन करने के लिए आपको एक जर्नी को तय करनी पड़ेगी, दैट इज अ मैन आउट ऑफ बॉयज। अब बॉय नहीं रहे, अब यू आर बिकमिंग अ ट्रू मैन, एंड सून यू विल बी द कंट्रीमैन। कंट्रीमैन समझते हैं राष्ट्र, राष्ट्र के एक ऐसे सिटीजन, एक ऐसे कहना चाहिए एक ऐसे युवा जो देश की काया पलट सकता है सकारात्मक ढंग से। जब प्रभु श्री राम ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, वहां से जर्नी शुरू हुई राम से प्रभु श्री राम बनने की। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी भी जर्नी शुरू हो सकती है महान बनने की। बस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते आपको आना चाहिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, नादान तो वो हैं जो घर से निकले। आपको चैलेंज तो फेस करना पड़ेगा, टेस्ट तो देना पड़ेगा। गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन ये मत सोचो कि ये वॉर है, ये टेस्ट है, और पास तो करना पड़ेगा। बिना टेस्ट पास किए मेडल नहीं मिलेगा, डिग्री नहीं मिलेगी, नौकरी भी नहीं मिलेगी। यूपीएससी का कठिन एग्जाम होता है, लाखों युवा, 13 लाख युवा एग्जाम देते हैं और हार्डली सिलेक्ट होते हैं 125 फॉर आईएएस। दिस इज द टेस्ट, दिस इज द चैलेंज। लेकिन मैं ये नहीं कहता जो नहीं सिलेक्ट होते वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। वो जर्नी ही अपने आप में इतना कुछ सिखा जाती है कि आप अपने जीवन का रास्ता तो ढूंढ लीजिए। दूसरा, अब मैं आता हूं थोड़ा सा आपके सामाजिक जीवन पे, जो हमें प्रभु श्री राम से सीखने मिलता है। इंग्लिश में एक और कहावत है, हैविंग फ्रेंड इज नॉट सफिशिएंट बट करेक्ट फ्रेंड्स आर ब्लेसिंग।
दोस्तों की भीड़ जमा करना पर्याप्त नहीं है, एक सच्चा और अच्छा दोस्त वरदान है। दुर्योधन के दोस्त हर वो राजकुमार थे जो उसके साथ खड़े हुए, लेकिन दोस्त तो एक ही था, सूर्यपुत्र कर्ण, जिसके ऊपर वो आंख बंद करके भरोसा करता था, यहां तक कि भीष्म पितामह से भी ज्यादा और द्रोणाचार्य से भी ज्यादा। दोस्त खड़ा है तब तक मैं खड़ा हूं। और आपको मैं बता दूं, आप यदि थोड़ा सा महाभारत को मैनेजमेंट के पर्सपेक्ट से देखेंगे, जिस दिन कर्ण की डेथ हुई थी उस दिन दुर्योधन ने अपने हथियार डाल दिए थे, बोले आप खत्म है। नाउ आई लेफ्ट, मुझे दुशासन की डेथ पे इतना रोना नहीं आया जितना कर्ण की डेथ पे आया। दिस इज एक्चुअली द एपिटोम ऑफ फ्रेंडशिप। रोज मिलकर चाय पीना ये एक अच्छे समय को दर्शाता है, अच्छी दोस्ती को नहीं। दोस्ती तो वो है कि जब आपके सामने संकट आए और सामने आपका दोस्त खड़ा है ये बोल के कि नहीं तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ। अब यहां पे प्रभु श्री राम हमें क्या सिखाते हैं? प्रभु श्री राम हमें यह सिखाते हैं कि दोस्ती कैसे निभाई जाती है। उनके परम मित्रों में एक मित्र थे सुग्रीव, और सुग्रीव और बाली में जब युद्ध हुआ तो बाली को प्रभु श्री राम ने मारा। तो जब बाली वध किया, तो जब बाली अंतिम सांसें गिन रहा था, तो प्रभु श्री राम आए और उन्होंने बोला आप बहुत अच्छे राजा थे, धर्म का साथ देते तो शायद हम एक हो सकते थे। तो बाली ने तब भी एक अहम में बोला, बोले आपने भी किसे चुना? मुझसे कहा होता रावण को लाने के लिए, मैं रावण को काख में दबा के ले आता। वो सालों तक अपनी पूंछ और अपने बगल में दबा के रावण को घूमता रहा था, कितना ताकतवर था बाली, रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली। तो उसने बोला किसे चुना आपने? मुझे चुना होता मैं आपकी मदद कर देता। प्रभु श्री राम ने कहा नहीं, मैं अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूं। अपॉर्चुनिस्ट मतलब कि जिसको अपॉर्चुनिटी दिखी कि कहां किसको कैसा यूज करना है, मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। मैं कमिटमेंट वाला व्यक्ति हूं, अ मैन ऑफ कमिटमेंट। प्रभु श्री राम एक मैन ऑफ कमिटमेंट रहे हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। हालांकि ये फिल्मी डायलॉग है, लेकिन कहने का परिपेक्ष है सुग्रीव के कमिटमेंट कि मैं आपको आपका हक दिलाऊंगा, बस लेना आप मेरी सहायता करेंगे। तो सुग्रीव ने, और प्रभु श्री राम ने ये नहीं कहा कि आप बदले में आप मेरी सहायता करेंगे। ये कमिटमेंट सुग्रीव का प्रभु श्री राम के लिए था कि हाँ प्रभु आई एम विद यू। असली दोस्ती की शुरुआत यहां से होती। तो जब बाली को यह दिखा कि दिस इज द मैन ऑफ कमिटमेंट, तुरंत अपने बेटे अंगद को बोला के साथ हो जाओ। कोई पिता ये नहीं चाहेगा कि बेटे पे बुरा प्रभाव पड़े। हर पिता ये चाहता है उनका बच्चा एक अच्छी संगति, एक अच्छे धर्म और एक अच्छे धर्मी व्यक्ति के साथ है। आपके पिता भी यही चाहते हैं और आने वाली जनरेशन के लिए आप भी यही चाहेंगे। जनरेशन बीटा जो आने वाली है, अपन सब जनरेशन जी में आते हैं, हम तो मिलेनियल्स में आते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप उनको बताएंगे तो ही उनको ज्ञान हो पाएगा, अदरवाइज ये ज्ञान वहीं विलोप हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे को एक छोटा सा सवाल है। एक तरफ प्रभु श्री राम एक आम व्यक्ति के रूप में, और एक तरफ महाबलशाली प्रतापी रावण, महाबलशाली प्रतापी रावण ज्ञानी, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम की विजय हुई। ये कैसे? कोई बता सकता है? एनीवन फ्रॉम द क्राउड? यस। श्री राम की बुद्धि से और रावण की बुद्धि से शिव के रावण के अहंकार को तोड़ने के लिए ही उन्होंने श्री राम को उठाया। तो गुरु का सानिध्य जिस पे होगा विजय से उसकी होगी। ठीक है, इसमें मैं 3 एलिमेंट जोड़ूंगा। आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन मैं 3 एलिमेंट जोड़ूंगा कि चीज कैसे हुई। युवाओं को जनरली आज की परिप्रेक्ष्य में ज्यादा अच्छे से समझाओ तो कनेक्ट कर पाते हैं, तो मैं आपको आपकी ही भाषा में कनेक्ट कर देता हूं। सबसे पहले जो सबसे पहला एलिमेंट था जहां वो चीज हुई, दैट इज ट्रुथ, सच, सत्य। और जहां सत्य है वही धर्म है। तो अपन मान सकते हैं कि धर्म का साथ था, इसीलिए वो विजयी हुई। आपने सबने सुना है। लेकिन आप इसको यदि आज अपने परिप्रेक्ष्य में लेंगे तो ये चीज ऐसी है, यदि आप सच्चे हैं, यदि आप सही हैं, तो आपकी जीत निश्चित है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि सच को निर्धारित कैसे किया जाए। हर युवा को लगता है मैं सही हूं। आपने अपनी बात रखी, मैंने आपकी बात रखी,
मैंने आपके सामने एक 6 बनाया, तो वो आपको क्या दिख रहा है? 9। तो क्या आप गलत है? क्या मैं गलत हूं? दिक्कत सही गलत के बीच में पहचान करने की नहीं है। टेंशन सही और गलत में कौन कम गलत है ये पहचान। तो आपको सही और सही के बीच में बेटर ट्रुथ लेना है। तो अब आप ये सवाल करेंगे मुझसे कि सर हम कैसे पहचाने कि 2 सही व्यक्तियों में कौन सबसे सही है? तो मैं यही बोलता हूं सारे लोगों को कि उस सही को चुने जो निर्माण की तरफ ले जाए, विध्वंस की तरफ। आपने जो सही चुना, जो व्यक्ति आपने अपने जीवन में, कि मान लीजिए किसी से आप मिलते हैं वो सही है, गलत है, आपने चुना कि वो सही है, तो आप उसके सच, उसके सही की दिशा को जरूर देखिएगा, कहीं वो किसी विध्वंस की तरफ तो नहीं जा रहा है। देखिए सही तो पांडव भी थे, लेकिन उन्होंने एक्चुअली वॉर किया, तो लोगों को ये लगता है देखो मारा तो, वॉर तो हुआ, विध्वंस तो हुआ, तो कृष्ण ने बोला भाई पूर्ण शांति के लिए युद्ध का होना भी जरूरी है, दिशा सही है, धर्म की स्थापना होनी है तो अधर्म का नाश तो करना ही पड़ेगा। तो आपका सही होना किस दिशा में है पहले ये चेक कीजिए। फैक्ट चेक। फैक्ट चेक का मतलब समझते हैं, हम अपने फैक्ट्स को चेक करें कि क्या हम अगर अपने आप को सही प्रूव कर रहे हैं तो वो कितना तार्किक है, कितना सही है, किस तरफ ले जा रहा है। डिबेट में पार्टिसिपेट किया होगा आप सबने बहुत सारे, यू हैव पार्टिसिपेटेड इन डिबेट। वाद विवाद की प्रक्रिया ये है कि कौन सही है। जीतता वही है जो तर्क से विवाद करता है, जो तार्किक होता है। कुतर्क से विवाद करने वाला हास्य का पात्र बनता है, हास्य का पात्र नहीं बनना है। डोंट बिकम अ लाफिंग स्टॉक। और तीसरा सबसे बड़ी चीज जो मैं प्रभु श्री राम से सीखता हूं एज अ यूथ, ग्लोबल डिप्लोमेसी। कब क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका पूर्ण ज्ञान। दूसरा, विभीषण को अपनी सेना में मिलाना एक बहुत बड़ा रिस्क टेकिंग फैक्टर था, एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी। विभीषण दुश्मन का भाई, जासूस भी हो सकता था। कितने सारे थॉट प्रोसेस आ सकते थे यदि हम प्रभु श्री राम की जगह होते, तो हम कितना डाउट करते उस व्यक्ति पे, दिख धर्मी रहा है, हो सकता है पीछे से बात करते। लेकिन अगर बड़ा कुछ करना है जीवन में तो रिस्क तो लेना। बड़े से बड़े एम्पायर खड़े होते हैं, बड़े से बड़े बिजनेस एम्पायर चलते हैं सिर्फ एक बेस पे, रिस्क। मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं, विदाउट रिस्क यू कैन नॉट एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन। जीवन में रिस्क तो लेना पड़ेगा। और रिस्क कैसा? कैलकुलेटेड रिस्क। ऐसा नहीं कि आंख में पट्टी बांधी और शेयर ट्रेडिंग में 100 करोड़ थे तो 100 करोड़ ही लगा दिए, ये नहीं है कैलकुलेटिव रिस्क। कैलकुलेटिव रिस्क ये है कि हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें पीछे से उसकी बैकिंग होनी चाहिए। और हमारी बैकिंग कौन है? हमारा परिवार। हमारी बैकिंग कौन है? हमारे गुरु। हमारी बैकिंग कौन है? हम खुद। हमारी हेल्थ, हमारा खान पान, हमारे मित्र, हमारी संगति, हमारे लोग, हमारा राष्ट्र है कि? तो ये चीजें हैं जो प्रभु श्री राम से हम सीखते हैं। अब मैं आता हूं स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर, जिनके लिए ये दिन है, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी से पहले मैं आपको थोड़ा सा रूबरू कराना चाहूंगा रामकृष्ण परमहंस जी से। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में मैं यदि ये कहूं तो उनके कुछ सिद्धांत हैं जो जेन जी के लिए आज हैं। ये मेरी रिसर्च है, काइंड ऑफ आपके लिए मैं ये एक रिसर्च करके आया हूं कि जेन जी मतलब हम, और रामकृष्ण परमहंस जी के सिद्धांत हमारे लिए कैसे कनेक्टिव हैं। क्यों रामकृष्ण परमहंस जी को पढ़ना है, क्यों रामकृष्ण परमहंस जी का अनुसरण करना है, क्यों रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में समझना है। उन्होंने एक बात कही थी, जितने मत उतने पथ, जितने मत उतने पथ। उनका कहना था सत्य एक है, रास्ते अनेक हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तालाब है, तुम तालाब में सीढ़ी से उतरो, घाट से उतरो, डुबकी लगा दो, छलांग लगा दो, पानी वही रहेगा।
धर्म की खोज, सत्य एक है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हमारा सत्य क्या है? जेन जी का सत्य क्या है? जेन जी का सत्य एक ही है, करियर में सक्सेस, और उससे ऊपर जो थोड़ा है, जो कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं यहां जानता हूं सब यही चाहते हैं, मानसिक सुकून, मेंटल पीस। यदि मैं आपसे कहूं कि आपको मैं एक वैगन आर देता हूं और साथ में मानसिक सुकून रहेगा, ये चाहिए, या मैं आपको रोल्स रॉयल्स जेट देता हूं लेकिन रोज हाथ में हथकड़ी लगी रहेगी, ये चाहिए, क्या चुनोगे? मेंटल पीस, नो रोल्स रॉयल्स, यही सत्य है। अब ये सत्य का जो तालाब है, इसमें हमें सीढ़ी से उतरे, घाट से उतरे, डुबकी लगाए, क्या छलांग लगाए, सत्य यही है कि एवरी जेन जी, एवरी यूथ वांट मेंटल पीस। मेंटल पीस किस कंडीशन में? मनी। मेंटल पीस किस कंडीशन में? अच्छा रिलेशन। अच्छा रिलेशन मतलब, टू बी वेरी क्लियर, एवरीबडी, एवरी यूथ want a good relationship, want a good partner. मम्मी पापा मुस्कुराएं, एक अच्छा पार्टनर साथ में हो, एक अच्छी जॉब हो, एक अच्छा बिजनेस हो, पैसे आते रहे, लग्जरी मेंटेन होती रहे, और मेरी सुनने वाले 4 लोग हों, बस। उनमें से कोई एकाध निकलता है जेनजी में जो बोलता है नहीं, मुझे तो देश का प्रधानमंत्री बनना है या राष्ट्रपति बनना है, तो ये एम्बिशन है। हर व्यक्ति का सत्य अलग है। मैं एक कॉमन की बात कर रहा हूं कि एक युवा से मैंने पूछा कि क्या चाहिए, तो मुझे मेंटल पीस, दूसरे से पूछा तो मेंटल पीस, तीसरे ने बोला कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। लेकिन अल्टीमेटली जब वो बन जाएगा, कल को यदि वो पा लेता है, तो वो मेंटल पीस उसको भी चाहिए। सबको ही चाहिए ना, कि सबकी परिभाषाएं अलग है। हो सकता है आज संडे का दिन है, शाम को दोस्तों के साथ पार्टी करनी थी, अभी दोस्तों के साथ प्लानिंग चल रही है, उसको एंजॉय करेंगे तो मेंटल पीस मिलेगा। हो सकता है कोई घर जाके सोना चाहता है, वो मेंटल पीस उसको चाहिए। हर किसी की वांट अलग है, डिमांड अलग है, नीड अलग है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि आपको मानसिक सुकून क्या देता है। और मानसिक सुकून से एक कदम और आगे जाते हैं, जो बहुत रेयरली होता है, जो आज के जेन जी जो है, जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया की जगह पे थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं, वो है आध्यात्मिक सुकून। अब रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में मैं बोल रहा हूं, आप सब बोल रहे हैं सर कहां वो रामकृष्ण परमहंस जी, कहां? अभी रील आएगी 2 मिनट में, परमार सर क्या बोल के गए थे, धुआं हो जाएगा। सत्य है, मेरी बात आप 3 दिन से ज्यादा याद नहीं रखेंगे, 3 दिन के बाद आप भूल जाएंगे कि मैंने आपसे क्या कहा। रामकृष्ण परमहंस जी तो बोल गए इतने समय के बाद, किसके पास टाइम है उनके बारे में अनुसरण करने का? लेकिन वो यही बोलते हैं कि आने वाले, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक टाइम तो आएगा जब आप आध्यात्मिक सुकून के लिए ही जाएंगे। और ये जहां हम बैठे हैं ना, तो यही वो सुकून मिलेगा, ऐसी जगहों पे मिलेगा। तो उन्होंने यही कहा था कि भाई सबकी जर्नी अलग हो सकती है। कहने का मतलब ये है, सबकी जर्नी अलग हो सकती है, मंजिल एक ही है, और वो है मानसिक। आप मंजिल को पालेंगे, 100% पालेंगे, गारंटीड पालेंगे, लेकिन आपको एक जर्नी तो लेनी होगी। तो अब जर्नी कैसी कैसी हो सकती है? कोई जर्नी लेता है सेवा से, सर्विस मीन्स जॉब। आप कोई ना कहीं सर्विस करेंगे। सर्विस मतलब पुलिस में जाते हैं तो वो एक सर्विस है, डॉक्टर बनते हैं तो एक सर्विस है, लॉयर बनते हैं सर्विस है, टीचर बनते हैं सर्विस है। तो सेवा, कुछ लोग सोशल वर्कर भी बनते हैं, लेकिन वो कोई प्रोमिनेंट करियर नहीं है। घर वाले बोलेंगे ये क्या है, ये कौन सा करियर है, इतना कमा लोगे। जजमेंट वही है। जजमेंट किस चीज से है? हाउ मच यू अर्न। बट डोंट, वो नहीं देखेंगे कि सेवा कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन हाँ वही सोशल वर्क करने के लिए मैं नोबेल पुरस्कार दे दूं तो कंधे पर उठा लेंगे। ये दुनिया है, यही दुनिया है। अभी नोबेल प्राइज मिल जाएगा आपको फॉर सोशल वर्क, यू विल बी लाइक ओ माय गॉड। यही तो है हमारे देश के नगीने, यही तो है सब। लेकिन चॉइस इज योर्स, विच पाथ यू चूज। सेकंड, कोई विज्ञान से जाना चाहता है, कोई तर्क से जाएगा, कोई अर्थ से जाएगा। अर्थ के यहां 2 मतलब है, एक अर्थ होता है मीनिंग और एक अर्थ होता है फाइनेंस।
किसी को पैसे कमाने का बड़ा जुनून रहता है। आज की जिंदगी के लिए बहुत जबरदस्त जुनून है, मेरे पास भी पैसा हो, मैं भी बहुत ज्यादा धनवान हूँ। और ये सच अच्छी बात है, कोई खराब नहीं है, पैसे से प्यार करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र मैंने पढ़ा है, तो मैं बच्चों को जब ज्योतिष शास्त्र पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ धनवान बनना है तो लक्ष्मी जी की पूजा करते करते धन से प्यार करो, और धन से प्यार जो करता है उसके पास ही धन आता है। जो धन ये आज से बोलना बंद कर दो, अरे मेरा गुजारा तो चल जाता है, नहीं, अच्छा होना चाहिए। तो जब अच्छे को आप अट्रैक्ट करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, तो वो आपके पास आता है। लेकिन ये जितने रास्ते बताए, इनका सोर्स सही और एंड सही। मैं धन के मामले में किसी को एडमायर करता हूँ तो श्री रतन टाटा, पैसे की कोई कमी नहीं थी उनके पास। जितना अंबानी अडानी अपना कहते हैं ना टर्नओवर है उनका, उतना वो डोनेट कर देते थे। ये उनकी चॉइस थी, उनको डोनेशन करने में अच्छा लगता था। उनकी मंजिल थी कि सर्विस टुवर्ड्स दी नेशन, सर्विस टुवर्ड्स दी सोसाइटी, सर्विस टुवर्ड्स एनिमल्स। घर में उनके 3 कुत्ते पले हुए थे, डॉग्स की तबीयत खराब थी, तो उन्होंने अपना इंग्लैंड का सबसे बड़ा जो सम्मान मिलना था वो रुकवा दिया था। बोले अभी नहीं आ पाएंगे, डॉग्स की तबीयत खराब है। आप में है ये संवेदना? तो संवेदनशील कितने हैं आप? अपने आप को, जब आप जिस पथ को चुन रहे हैं उस पाथ के लिए आप कितने ज्यादा सजग हैं? रामकृष्ण परमहंस जी ने यही सिखाया। मंजिल नहीं मिल जाएगी, बस उसमें एड ऑन क्या करना है, दैट शुड बी ट्रुथ, सच होना चाहिए, सही होना चाहिए। आप सही जगह पर लैंड होने चाहिए। प्लेन लैंड होता है ना, सही रनवे पे ही लैंड होता है, अदरवाइज एक्सीडेंट हो जाएगा। सही रनवे पे लैंड करना है, और जर्नी जो है उसकी शुरुआत यदि सही विजन के साथ है तो डेफिनेटली वो आपको एक सही गोल, एक सही दिशा दिखाएगी, एक सही मंजिल तक पहुंचाएगी। अब आते हैं स्वामी विवेकानंद जी पे। स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ बातें कही हैं यूथ के लिए, जिन्हें समझना सीखना बहुत बहुत आवश्यक है। सबसे पहली चीज है जो उन्होंने कहा है, यू आर नॉट वीक, ऑल पावर आर विद इन यू। आप कमजोर नहीं है, आपके अंदर वो सारी ताकत है। अब यहां पावर का मतलब क्या है, कोई मुझे बता दे। एनीवन? यहां पे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, नो वन इज वीक, द पावर इज विद इन यू। यस, गुड। एनीवन एल्स? यस। उनका कहने का मतलब ये था कि हम जो है आत्मा है और हम परमात्मा के अंश। तो सारी जो परमात्मा के अंदर है वो हमारे अंदर भी विद्यमान है। तो एवरीवन हैज मतलब शक्ति जो ऊपर वाले की है वो सारे हमारे अंदर भी व्याप्त है, बस हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। हमें उसको जागृत करना है, उसको पहचानना। अहम ब्रह्म। लेकिन यहाँ के जैन जी थोड़े से इससे भटक जाते हैं। एको हम द्वितीयो न अस्ति, न भूतो न भविष्यति। मेरे पास ना कोई आया है, ना कोई है, ना आगे कभी रहेगा। तो अहम ब्रह्म जो मैम ने बोला, ये बहुत सच बात है। इसे आत्मसात करने की बजाय हम इसको आत्मसात कर लेते, जो मैंने कहा। सबने सही आंसर दिया, लेकिन युवाओं, यहाँ पे पावर का मतलब है ज्ञान, कौशल, स्ट्रेंथ, एनर्जी, अध्यात्म, तर्क, एडमिनिस्ट्रेशन का भी पावर है। मैं उन सबका धन्यवाद करूंगा जिन्होंने यहाँ पे आयोजन किया। गायत्री परिवार के और सब युवा का मोहन सर गुड एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी टीम गुड एडमिनिस्ट्रेटर, जिन्होंने यहाँ पे अभी एंकरिंग की, गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वेरी गुड एंकरिंग, बट दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ना। सब युवा हैं, सब युवा हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को आज संभव किया। तो जब ये कार्यक्रम संभव हो सकता है तो युवा देश को भी चला सकता है। युवा ही IAS बनता है, युवा ही, जब आप इंसान आर्मी में लेफ्टिनेंट बनता है तो वो एक 25 साल का युवा होता है, 23 साल का युवा होता है। तो देश का नेता भी युवा हो सकता है, हो सकता है। 28 साल 29 साल का प्रधानमंत्री हो सकता है। लेकिन वहां क्वेश्चन आ जाता है, जो थोड़े बुजुर्ग हैं वो मुझे गुस्से से ना देखें, आपके अनुभव के बिना नहीं होगा। आपके अनुभव के बिना नहीं होगा।
लेकिन युवाओं पे भरोसा तो करना होगा। एक युवा होने के नाते अपील, प्रॉब्लम क्या है? बुजुर्ग कहते हैं आज की जनरेशन ठीक नहीं है, युवा कहते हैं अरे हमको बहुत कम आंका जाता है। युवाओं को हनुमान जी जैसी एनर्जी चाहिए और बुजुर्गों को जामवन जैसा मोटिवेशन देना। तो 100 योजन क्या दूसरी बात उन्होंने कही, स्ट्रेंथ इज व्हाट दैट वर्ल्ड वांट्स। यहां पे मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, इससे एक ही परिपेक्ष निकालिए, फियरलेस डिसीजन मेकिंग। डिसाइड कर लिया, पहली बात तो सोच के डिसाइड करना है, और डिसाइड करने के बाद नहीं सोचना, फिर आगे बढ़ना है। बिकॉज आपने डिसाइड करने के बाद यदि सोचना शुरू किया, आपका डिसीजन नहीं है, आपका डिसीजन। दुर्योधन वॉज वेरी क्लियर अबाउट हिज व्यूज। युधिष्ठिर का डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा दिक्कत नहीं। युधिष्ठिर वॉज अ पर्सन चाह रहा था कि युद्ध ना हो, छोड़ दो, हटाओ, भाई हैं, लेकिन ही वॉज वेरी फर्म इन हिज डिसीजन। युद्ध मतलब युद्ध, ही नो ही विल डिफीट, वो सब जानते थे वो हारने वाला है, लेकिन अड़ गए तो अड़ गए। देखो नेगेटिव कैरेक्टर, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव सीखना भी आना चाहिए, ठीक है। ईगो नहीं रखना है, ईगो तो उन्होंने रखा, लेकिन आप मत रखिएगा। लेकिन डिसीजन मेकिंग शुड बी स्ट्रांग। वो ऐसा डिसीजन था, स्ट्रांग तो था, बट डिसीजन बैक्ड नहीं था, तर्क से बैक्ड नहीं था, डिसीजन को बैकअप नहीं मिल पाया था सही मोटिवेशन से, सही कहना चाहिए एक एम से। बिना सोचा समझा लिया गया डिसीजन लाइफ में। लेकिन हमें जो डिसीजन लेना है वो सोच समझ कर। फिर आता है कंट्रोल द माइंड। व्हाट इज कंट्रोल द माइंड? आपका मन आपके वश में है? अरे साहब, फोन हमारे वश में रह ले वही बहुत बड़ी बात है, मन तो दूर की बात है। उन्होंने कहा ना कंट्रोल द माइंड। आज के कल्चर में एक कल्चर है जो मैं आपको देता हूं, दैट इज मास्टरी कल्चर। पहले कहावत थी जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। अब लेकिन कहावत थोड़ी बदल गई है, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड जैक ऑफ नन। लेकिन आप ये बोलेंगे सर सब में मास्टर बन जाएंगे तो फिर कैसे? मैं एक साथ में विराट कोहली और एक साथ में शाहरुख खान कैसे बन सकता हूं? नहीं बन सकते। सच है, पहली वाली कहावत भी सच है कि मास्टरी एक में होनी चाहिए, लेकिन कंपटीशन भी तो है। इंजीनियरिंग की जॉब के लिए जाओ तो सामने वाला बोलता है स्किल क्या सीखा, बोलो सर ITI भी किया है, पॉली डिप्लोमा भी किया है। अच्छा, उसके बाद और कहीं नौकरी किया है? नहीं किया। इंटर्नशिप किया? नहीं किया। तो साइड में तुमने अभी मास्टरी नहीं की है। तो मास्टरी शुड बी ऑन 3 लेवल: नॉलेज, स्किल, प्रैक्टिस। मुझे उस एक मूव से खतरा नहीं है, ये जूडो कराटे का लैंग्वेज है, मुझे उस एक मूव से खतरा नहीं है, या सॉरी, मुझे उन 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किया। मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया। लास्ट में उन्होंने ये कहा है, शिव ज्ञान से जीव सेवा। He believe in Indian roots and universal vision. मोदी जी बोलते हैं ना, लोकल से ग्लोबल। हर युवा यहां बैठा है, आपको अपना सोच का दायरा थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। What is an ideal life? Ideal life is doing a good job, marry a beautiful girl, take care of the family, retire and live peacefully. यही है एक भेड़चाल, यही है। 10% लोग उसमें से निकलते हैं, बोलते हैं नो, आई वॉन्ट टू ब्रिंग द चेंज, मुझे बदलाव लाना है। उसमें से 1% लोग सक्सेसफुल होते हैं। रेशियो बहुत कम है, 1% का ही है, और 1% लोग ही दुनिया चला रहे हैं, आप और हम नहीं। सत्य है, वो 1% लोग ही दुनिया चला रहे हैं। तो ये यहाँ पे यही है कि आपको इंडियन रूट्स रहते हुए आपको यूनिवर्सल सोच रखनी पड़ेगी। चाइनीज यदि कोई सीख रहा है तो उसका उपहास ना करें, वो व्यक्ति ग्लोबल लेवल पे जाना चाहता है। मेरी एक स्टूडेंट थी, शी इज लर्निंग कोरियन। मैं हमेशा अप्रिशिएट करता था, बेटा सीखो। तो लोग उनके क्लास वाले बोलते थे इंडिया में जॉब मिल नहीं रही, कोरियन सीख के क्या करेगी? मैंने बोला कोरियन लैंग्वेज, द मोमेंट शी लैंड अप इन साउथ कोरिया, वो आपसे एक कदम आगे है। तो
अच्छी लैंग्वेज होना, बोलचाल अच्छा रखना, यूनिवर्सल नॉलेज लेना। आप यहाँ बैठ के भी, आपके पॉकेट में आपकी दुनिया है, आप यहाँ रह के भी बाहर देश में क्या चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स क्या होती है, किस देश में क्या मिलता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, सारी चीजें आपको मालूम चल सकती है। बस कोशिश ये करना पड़ेगा, अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच, लर्निंग अप्रोच, लर्न करना आना चाहिए। नेपाल में भी बहुत कुछ है, श्रीलंका में भी बहुत कुछ है, छोटे से छोटे द्वीप जो चल रहे हैं, जो बेचारे अपनी खुद की सरकार चला रहे हैं, उनके पास भी बहुत कुछ है। सीखने की बात है। नॉलेज, नॉलेज एंड ओनली नॉलेज दैट मेक यू यूनिवर्सल। ज्ञान से ही आप आगे दुनिया का रास्ता तय कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को कोई नहीं जानता जब तक वो चिकागो नहीं गए, लेकिन चिकागो वो ऐसे ही चले गए थे, पढ़ के गए, समझ के गए, उनकी भाषा में वो कंट्रोल। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने कहा था माय डियर ब्रदर्स, 3 मिनट तक सब लोग खड़े होकर ताली बजाई। क्यों? पहली बार कोई इंडियन आके हमको भाई बहन बोल रहा है। ये दिल जीतने की कला है, तो ये कला सब में नहीं होती, जिसमें है उसको पता होना चाहिए, राइट? अब मैं आपको बस एक ही मोटिवेशन अपनी तरफ से दूंगा, आप सब भारतीय, हम सब भारतीय, और आप सिर्फ भारतीय नहीं, भारत के युवा हैं। तो आइए आज संकल्प लेते हैं, आज ही के दिन संकल्प लेते हैं कि हम सब कुछ सकारात्मक ढंग से जीवन में कर सकते हैं। हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, हम एक अच्छे आर्थिक समाज का निर्माण भी कर सकते हैं, हम एक राष्ट्र का निर्माण भी कर सकते हैं। अब आपको मुझसे कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हैं। मुझे खुशी होगी